बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने सिर्फ पाकिस्तान की सियासत को नहीं हिलाया बल्कि मुल्क की मईशत को भी हिला दिया है, और डॉलर जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। ये जो सूरत हाल है, इसमें अब एक तरफ मुतालबा किया जा रहा था कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ, नए इलेक्शन करवाए जाएँ, क्योंकि नया इलेक्शन ही पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी एक मीटिंग हुई जिसमें उसके तमाम जमातों के सरबराहान ने शिरकत की और उन्होंने फ़ैसला किया कि हम असम्बली नहीं तोड़ेंगे और हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो ये जो अब वफाकी हुकूमत है, कुछ दिनों के बाद इसकी क्या हैसियत रह जाएगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पास लगता यह है कि पंजाब में हुकूमत नहीं रहेगी और खैबर पख्तूनख्वा में पहले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत है। तो ये जो हुकूमत यहाँ पे होगी इस्लामाबाद में, इसकी हैसियत क्या होगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। क्या ये हुकूमत पाकिस्तान के वो मसाइल हल कर सकेगी जिसकी वजह से डॉलर जो है वो हमारे काबू में नहीं आ रहा? तो इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। कुछ कानूनी पहलू हैं, कुछ सियासी पहलू हैं। नैब तरामीम को भी सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन साहब ने हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया शुएब साहब। सेनेटर कामिल अली आगा साहब मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं। और बैरिस्टर मोहसन शाहनवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक मामला दूसरा भी है, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन के आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो आज रावलपिंडी के हल्का PP7 में रिकाउंटिंग होनी थी, वहाँ पे शबीर अवान साहब और राजा सगीर साहब का मुकाबला था, रिकाउंटिंग नहीं हुई। एक और मामला जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से सामने आया है जो बड़ा अहम है कि जिन जगहों पे मुस्लिम लीग नून जीती है वहाँ पे क्या हुआ है। तो हल्का PP273 मुजफ्फरगढ़, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक प्रिजाइडिंग अफसर जो है यासिर खान जतोई का हल्का है जो यहाँ पे हार गए हैं। यहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसर है सज्जाद हुसैन, इसका पोलिंग स्टेशन नंबर 47 है। ये हस्पताल में दाखिल है, ये आपको क्या बता रहा है? सज्जाद हुसैन की ज़ुबानी सुनिए। मेरा नाम सज्जाद हुसैन है और मेरी पोलिंग स्टेशन 47 पे ड्यूटी थी। मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा था और ये PP 273 में थी। वहाँ पे शाम को 5 बजे जो है ना, कुछ नून लीग के लोग जिसमें यासिर रसूल और फैज़ रसूल और उनके कुछ गुंडे लोग पोलिंग स्टेशन में घुस आए और उन्हें बोगस वोटिंग कराने की कोशिश की, जिसको मैंने सख्ती से रोकने की कोशिश की। इस पर उन सब ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे बहुत मारा पीटा। वहाँ पे कुछ लोगों ने आकर मेरी जान बख्शी करवाई और वहाँ पे इसमें ये हुआ कि मैं सारा दिन सुबह से रिटर्निंग ऑफिसर को, पुलिस को, इधर उधर सबको कॉल करता रहा कि यहाँ पे 1900 मतलब वोटर्स हैं और आपने 2 पोलिंग बूथ बनाए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरी कोई बात ना सुनी और शाम में ये हमला मुझ पे हुआ। दरअसल ये दूसरा जो ग्रुप है नून लीग वाला, मतलब ये चाहता था कि ये जो बैलेट पेपर हमारे हवाले कर दें, हम इसको ठप्पे लगा के दूसरे बॉक्स में डालें, जिसका मैं ज़ाती तौर पे जो मेरी ड्यूटी थी मैंने उसको पूरा करते हुए इनको रोकने की कोशिश की, जिस पर इन्होंने हमला कर दिया। मेरी गुजारिश है कि मेरी कानूनी हेल्प की जाए और इन गुंडों के ख़िलाफ़, इनके ख़िलाफ़ शदीद सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया जी। तो ये जो सज्जाद हुसैन है प्रिजाइडिंग अफसर है, इसकी FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन ये जो हल्का है यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जीत गई है और जो हारने वाले उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यासिर खान जतोई, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जतोई साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। मेरे साथ अच्छा जतोई साहब, हमने ये सज्जाद हुसैन साहब का मौक़िफ़ पेश किया है। इलेक्शन वाले दिन आप भी वहाँ पे जब मीडिया से बात कर रहे थे तो आप भी काफ़ी शिकवे शिकायत कर रहे थे। तो आपने कोई इलेक्शन कमीशन को इस बारे में कोई आपने फॉर्मली कोई शिकायत की है जो कुछ वहाँ पे हुआ? जी, इधर से जो है नवीन साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके तवज्जो से ये सब कुछ आपने सुना है। इधर किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। यहाँ RO बैठे हुए थे, जो भी बैठे हुए थे, सब बस कह देते थे भी अभी करते हैं, उसके बाद खत्म। यहाँ पे जो 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 आपने प्रेसिडेंट ऑफिसर वाली ये सुनी है,
यहाँ पे सर 5 बजे तक उनका जब पता चला कि हमारा कुछ नहीं बनता तो उन्होंने ये तशद्दुद शुरू कर दिया। और अब ये देखें वहाँ पे 1122 आई है, आर्मी वाले बंदे थे, पुलिस भी आई है। इस बेचारे को लेके वो हॉस्पिटल गए और 5 से 8 बजे तक वहाँ पे सिटिंग एमएनए भी बैठा रहा है, कैंडिडेट भी बैठा रहा है और उन्होंने अपनी मर्जी से वहाँ पे मोहरें लगाई हैं सर। अच्छा, तो आपने जब इलेक्शन कमीशन को कोई शिकायत की तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? आरओ साहब को जब हमने बताया है, उन्होंने कहा जी ठीक है, हम वहाँ पे पोलिंग बंद करवा देते हैं और इनको वापस उन्होंने एडमिट करवा दिया था। जब उसके बाद दोबारा वहाँ पे आए सिटिंग एमएनए जो नून लीग का है, उसने पोलिंग शुरू करवा दी तो हम आरओ ऑफिस गए, उनको कहते रहे, लेकिन उन्होंने डीसीओ भी बैठा हुआ था, ऐसे डीपीओ भी बैठा हुआ था, उन्होंने एक भी नहीं सुनी सर हमारी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर खान जतोई साहब हमारे साथ बात कर। इस पर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप वकील भी हैं, लेकिन आप अपना शुएब शहीन साहब कुछ कहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ कि इसका मतलब है कि ये जो इमरान खान ने स्पीच की है और ये कहा है कि ये अवाम की इतनी अक्सरियत उठी निकली तब जाकर इनको कामयाबी मिली। इनकी जो माल प्रैक्टिसेस थी, जो धांधली थी या जिस तरह की इंतज़ामिया मुलव्वस थी, और पंजाब में हमेशा मुलव्वस रहती है, SHO से लेकर पटवारी से लेकर ऊपर टॉप लेवल तक मुलव्वस होती है आमतौर पर हर इलेक्शन में। लेकिन इस इलेक्शन में तो सबसे ज़्यादा जुल्म ये था कि वही जो एक्सपेक्टेड परमानेंट कैंडिडेट बनने जा रहे थे चीफ मिनिस्टर साहब, उसकी लगाई हुई सारी एडमिनिस्ट्रेशन और उसके अंडर और उसके इन्फ्लुएंस में अगर थे तो ज़ाहिर शाह से ज़्यादा शाह का वफादार होने के नाते जो कुछ आपके सामने ये आप दिखा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसने इसके बावजूद ये जो 4 सीटें ली हैं तो इसका मतलब है कि ये 4 सीटें भी नहीं मिलनी थी इनको और ज़्यादा अक्सरियत के साथ PTI ने जीतना था। तो ये तर्ज अमल अगर उन्होंने अडॉप्ट किया है, दैट वाज द रीज़न का अभी कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया था, उन्होंने पहले ही एडमिट कर लिया कि जनाब इतनी धांधली के बावजूद भी अगर हम इतनी सीटें नहीं जीत सके तो उन्होंने मान लिया कि जनाब हम हार गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर प्रोब होना चाहिए। ये सीधा क्वेश्चन आया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो एतराज़ आया है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए इसको फौरी तौर पर इसको स्टे करे इस प्रोसेस। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो PP7 में आज दोनों उम्मीदवारों को बुलाया हुआ था रिकाउंटिंग के लिए, तो शाम 8 बजे तक तो रिकाउंटिंग हुई नहीं वहाँ पे। अब वहाँ 49 वोट्स का फ़र्क है। वो जैसे वो कर्नल साहब ने कहा है, शब्बीर साहब ने, उन्होंने भी यही कहा है कि 2 घंटे आखिर में सारा सिस्टम बंद कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया और अपनी मर्जी से वो सारा कंपाइल करते रहे। तो जब अगर ये तर्ज अमल रहेगा इलेक्शन कमीशन का और फिर ये कहते हैं कि दारों पे इतराज़ भी ना करें, अच्छा तो इतराज़ तो फिर बनता है। कामिल अली आगा साहब, अब ये मैंने वैसे ही सिर्फ इलेक्शन डे में जो हुआ है, प्रिजाइडिंग अफसर को मार पड़ी है, उसकी बेचारे की FIR तो हो गई है, लेकिन उसको इंसाफ तो अभी तक नहीं मिला। आपको क्या लग रहा है जब राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि जनाब परवेज़ लाई साहब आप फिक्र करें कहीं आपके 5 MPA जो हैं वो गायब ना हो जाएं, हो सकता है वो आए ना, तो आपका क्या, आप किस तरह इस सिचुएशन में किस तरह अपने बंदे वापस लेके आएंगे? असम्बली में क्या करेंगे आप? देखें मीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी सारी वारदातों को समझते हैं। ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इनकी सियासत जो है वो इन्होंने हमेशा गंद डालने वाली सियासत की है। ये साफ शफाफ तरीके से, कभी आम अमल के अंदर भी ये कभी साफ शफाफ तरीके से ना चलते हैं। और इलेक्शन वाला दिन तो ये हमेशा इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन जिस तरीके से ये लड़ते रहे हैं, ये सारी चीज़ें, सारे हक़ाइक़ तो हमारे सामने हैं, हम देखते रहे हैं, अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने हर ज़िमनी इलेक्शन में जो रवैया रखा है, यहाँ पे लाहौर में भी इन्होंने कल जो परसों इलेक्शन डे के ऊपर जो हरबे इस्तेमाल किए, इनके पेट प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी होते हैं। लाहौर शहर के अंदर तो इन्होंने ये अपने पेट जो प्रिजाइडिंग अफसर रखे हुए हैं वो उनको लगाते हैं। और ऐसे ऐसे वाक़यात हुए, उसका तदारक हमने किया और पब्लिक प्रेशर था, वोटर का प्रेशर था, वर्कर्स का प्रेशर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मीट विद किया, यानी प्रिजाइडिंग अफसरों ने जो पोलिंग एजेंट थे उनसे डब्बे सील करने से पहले फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत करा लिए, अनवेलप के ऊपर भी दस्तखत करवा लिए। वो हमने फिर जाके एहतजाज करके वो खुलवाए। और ये कोई एक पोलिंग स्टेशन पे नहीं हुआ, ये बहुत सारे पोलिंग स्टेशनों के ऊपर हुआ। लेकिन चूंकि हमें पता था इनकी वारदात का, उसका हमने तदारक किया और हमने 1122 की
तरह टीमें अब मेरे बनाई साथ हुई थी प्रॉब्लम पता जो क्या आ रहा है? हर वक्त पहुंचते थी, वुकला पहुंचते थे, आगा साहब मेरे साथ पता है क्या प्रॉब्लम वुकला आ रहा पहुंचते है? थे। मेरे साथ प्रॉब्लम आ रहा है कि जी, जी। प्रिजाइडिंग अफसर का मैंने स्टेटमेंट चलाया है तो नून लीग का जो बंदा है वो गायब हो गया है, एक और को राब्ता किया वो भी गायब हो गया है। तो अगर आप सूरत हाल, अगर आप राजा साहब तो पहले आए थे फिर गायब हो गए, अब दोबारा आ गए हैं वो। आपको मेरी आवाज आ रही है? हम साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, जी राजा साहब बड़ी मेहरबानी, आप वापस आ गए हैं। वैसे नहीं बात करता प्रिजाइडिंग अफसर वाली, लेकिन ये तो बताएं ना आप कि करें। अच्छा आप करें। अच्छा तो वो फिर अब पहले अब आप बताएं कि प्रिजाइडिंग अफसर जो है उसको आपके सिटिंग एमएनए की मौजूदगी में सारी सूरत हाल आपके सामने है, उसको फेंटी लगी है, मार पड़ी है, एफआईआर दर्ज हो गई है, वहां से आपकी पार्टी जीत गई है। तो अगर ये कहा जाए कि आपकी पार्टी जहां जहां जीती है उसने धांधली की है तो क्या क्या कहेंगे आप? जी राजा साहब चले राजा साहब, मेरा ख्याल है अब उनको आवाज़ नहीं जा रही या वो आवाज़ सुन नहीं रहे, छोड़ दें। अब आप अता तारड़ साहब से मेरी बात करा दें, आप ज़बरदस्ती आप मेरी राजा साहब से क्यों बात करा रहे हैं? चले आपसे मेरी बात नहीं हो पा रही। ये मेरे प्रोड्यूसर जो हैं ये इनको बड़ा इसरार था कि राजा साहब से ही बात करनी है, लेकिन अब नहीं हो रही बात। शुएब शहीन साहब, ये लाइव प्रोग्राम जो होता है ना इसमें ये एक डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन एक मैं बताऊं, वो पुराने ज़माने में वो जो टेलीफोन होते थे ना, वो एक ऑपरेटर मिला के देता था। किसी ने कहा जी आपने मुझे पैसे देने थे वो भेज दें, तो वो बंदा कह रहा है मुझे आवाज़ नहीं आ रही, वो ऑपरेटर साहब कह रहे हैं जी वाज़े तौर पर कह रहा है कि यार आपने मेरे पैसे देने थे वो भेज दें। उन्होंने कहा तुम्हें आवाज़ आ रही है तो तुम दे दो ना, मुझे तो नहीं आ रही भाई। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कोई तर्ज अमल है, लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ है, ये जो तर्ज सियासत अडॉप्ट हुई है, तो ये एक अब इसमें मसला ये है ना कि मैंने तो फ़ोन नहीं मिलाना ना, फ़ोन तो प्रोड्यूसर ने मिलाना है। तो मैंने उनसे कह रहा हूँ अब तारड़ साहब से मिला दे, वो कहते हैं नहीं अब राजा साहब से बात करनी है। तो राजा साहब मेरे से बात ही नहीं कर रहे, तो अब मैं इसमें क्या करूँ? मैं ब्रेक ले लूँ, क्या करूँ आप मुझे बताएं, आप मुझे। अच्छा चलें ठीक है, लेकिन इसमें अगर मैं मौजूद जो है दूसरी तरफ चला जाता हूँ, मैं कंवर दिलशाद साहब से बात कर लेता हूँ। और कंवर दिलशाद फॉर्मर सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। तो उनसे कंवर दिलशाद साहब ये बताएं हमें कि इमरान खान साहब जो हैं ये आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और क्यों बार बार उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी बात अहम यह है कि जो इन्होंने ममनुआ फंडिंग केस का जो मामला चल रहा है 8 साल से, वो फाइनल स्टेज पे भी आ गया है। और सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने ये फैसला दिया कि जनाब जब ममनुआ फंडिंग केस के सामने आएगा तो जहां वो पार्टी मुतासर होगी वो साथ साथ पार्टी के सरबराह पर भी आँच आ सकती है। ये उन्होंने इशारा दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और परेशानी की बात यह है कि जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 210 है उसमें ये लिखा हुआ है कि जी मैं ये इकरार करता हूँ कि जो मैं ये दस्तावेजात अपने फंडिंग के बारे में जो मैं पेश कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास, इसमें कोई ममनुआ फंडिंग शामिल नहीं है। वो उस पर दस्तखत किए हुए उन्होंने। मैंने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से पूछा कि मैंने कहा जी आपके खिलाफ वो कभी मरियम नवाज के कदम में आपको बैठा देते हैं, कभी हमजा शहबाज को बैठा देते हैं, फिर कभी वो ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान के सबसे जलील तरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, क्या मामला क्या हो रहा है? तो पहले जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब ये बहुत बड़ा अहम केस इसलिए है कि इमरान खान साहब ने अपने बहुत ही ट्रस्टवर्दी दोस्त जो हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी है, वो मेरे पास भेजे कि जनाब वो जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब आपसे अलहदगी में मुलाकात करना चाहते हैं। वो बड़े ट्रस्टवर्दी हैं, कहते कभी किसी स्टेज पर हम नाम ले भी देंगे अगर बहुत ज़्यादा बात आगे चली गई। तो बड़े ट्रस्टवर्दी थे, जो काबिल एतबार भी थे, काबिल एतमाद भी थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन की हैसियत से किसी से अलहदगी में मुलाकात करने का मिजाज नहीं रखता, तो मेरे बेहतर है कि दफ्तर में आ जाएं और दफ्तर में जब आएंगे तो मैं अकेला मुलाकात नहीं करूँगा। तो वो बाकायदा जो हमारे मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी मौजूदगी में भी मुलाकात होगी और बाकायदा वो आईडी होगी, रिकॉर्ड होगी। क्योंकि सियासतदानों को पता नहीं होता कि यहाँ हमारे यहाँ बैठ के कुछ बातें करते हैं, मीडिया के सामने कुछ बातें कर जाते हैं, तो हम अपनी तमाम बातें जो होगी, जो आपके साथ बात वो करना चाहेंगे, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो बात ही होगी। तो कहता बार बार आए, इसके बाद कोई एक अहम शख्सियत के टेलीफोन भी आए
तो मैं कहता ये स्टेज नहीं है कि मैं इनके नाम बताऊं, लेकिन कभी वक्त आ जाएगा जब बहुत बात आगे तक बात जाएगी तो मैं उनके नाम भी ले दूंगा। उनकी आइडियो भी मेरे पास, हमारे पास मौजूद है, जो मेरे पास आते रहे, बात करते रहे। तो इससे कहने का अंदाजा ये हुआ कि मैंने बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी बात हुई है हमारे साथ मुलाकात, मैंने खुद सवाल उनसे किया कि वो आपके पीछे पड़ गए हाथ धोकर। उन्होंने ये बात की कि मेरा जो है मामला जो है इस लिहाज से मैंने इनकार कर दिया। जब मैंने इनकार कर दिया तो फिर इसके बाद उन्होंने मेरे पीछे ये कहा कि कभी मरीम नवाज, कभी हमजा शहबाज के बारे में वो बातें कर जाते हैं। तो मैंने इसका फैसला तो ये किया है कि जब वक्त आएगा तो फिर हम बता देंगे कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन सी शख्सियत मेरे पास आई है। तो मैं फिलहाल को आपके नाम, मैं कहीं मेरी जरूरत नहीं है ना पूछने की, मैंने कोई जोर नहीं दिया। अच्छा। मैं वैसे ये पूछ रहा हूँ कि मकसद क्या है, उनका जो सेक्शन 210 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके तहत वो कहते हैं पार्टी वार्टी का तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं। असल बात तो यह है कि जो मेरे ऊपर वो हरफ ना आए कि जी पार्टी के सरबराह जो सर्टिफिकेट जमा कराया है वो नहीं है, उस पर इकरारनामा दिया हुआ है और वो ममनुआ फंडिंग की जद में आ चुके थे। ये इश्तिहार मेरे हाथ। मुख्तसरन ये बता दें कि ये आर्टिकल जो है इलेक्शन एक्ट का ये क्या कहता है? नाहिल हो सकते हैं ना, उसमें हो जाएगा कि ये इन्होंने झूठा सर्टिफिकेट दिया, गलत हक़ाइक़ छुपाए और ये ममनुआ फंडिंग साबित हो गई। और जब ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है तो पार्टी के चेयरमैन जो हमें सर्टिफिकेट 5 साल तक मुसलसल देते रहे, वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, हक़ाइक़ छुपाए गए हैं। अच्छा। तो वो उसके ऊपर आर्टिकल 62(1)(f) लग सकता है। इसकी बना पर बड़ा सीरियस मामला है, जिसकी तरफ इशारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दिया है। तो ये सारी चीजें इलाज को देखते हुए उसी को वो परेशान है। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब। शुएब साहब ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलने की कोशिश की और ये बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनको खुद बताई है कमर दिलशाद साहब को। देखिए ये सारी हेयर से एविडेंसेस हैं। हाँ। एक बंदे ने एक को बताया, दूसरे ने दूसरे को बताया, तीसरे ने तीसरे को बताया। अब मेरा कोई नाम लेके ये कह दे कि मैंने ये कहा है कि जाएँ हामिद मीर साहब को ये मेरा मैसेज दें, कोई एक बंदा खड़ा हो जाता है, उसकी वेरासिटी क्या है जिसका नाम ही किसी को नहीं पता। बात यह है कि ऐसी बातें, हेयर से बातें करनी नहीं चाहिए और इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। अच्छा वो खान साहब इनकार कर दें कि नहीं मैंने उस बंदे को नहीं कहा, हुसोएवर में भी ना ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसी को ओपनली कहा ना पब्लिकली कहा। एक किसी ने एक राज की बात किसी दूसरे से राज की बात कर दी, वो पब्लिक मीडिया बन गई। ना ये बात इलेक्शन कमिश्नर ने इस वक्त तक ओपनली पब्लिकली किसी को कही, ना ये बात इमरान खान साहब ने कही। अच्छा इमरान खान साहब अगर कहते भी हैं मैंने इलेक्शन कमिश्नर को मिलना है, व्हाट इज द इलीगलिटी? कोई भी पॉलिटिकल फिगर, कोई भी पार्टी हेड वो कहता है मैं मिलना चाहता हूं, जाकर मिले। उसमें क्या हर्ज है? अच्छा सारी पॉलिटिकल पार्टी जाकर मिले। कामिल अली आगा साहब आप इस पे क्या कहेंगे? कंवर दिलशाद साहब कहते हैं जी कि ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान साहब जो है वो नाअहल भी हो सकते हैं। देखें ये मफरूज़ों पे मुबनी उनकी कंवर दिलशाद साहब की राय है और कंवर दिलशाद साहब बड़े मेरे लिए मोहतरम हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये पार्टिज़म का शिकार हुए हैं। अच्छा। ये तमाम तदरियात और तमाम तबसरे जो हैं वो वन साइडेड फरमा रहे हैं। पता नहीं इनका क्या ऑब्जेक्ट है और क्या इनके मकासद हैं, लेकिन इनका एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाता था और लिया जाना चाहिए। इनका तजुर्बा है, सेक्रेटरी रहे हैं और काफ़ी देर इन्होंने वो मनसब संभाला है, इनका तजुर्बा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस किस्म की स्टेटमेंट के अंदर कोई इनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो उनका उसका अमल है। ये इनकी राय है और ये राय जो है वो एक तरफा वन साइडेड ये दे रहे हैं, काफ़ी अरसे से दे रहे हैं। और इनके मकासद क्या हैं और क्या इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी के साथ हो गई हुई है या कुछ भी, मैं इसके मतलब नहीं कह सकता। लेकिन इनको इज्तनाब करना चाहिए। इनको एक मुकाम मिला हुआ था और ये जो जब एक अपने तजर्बे की रोशनी में अपनी एक्सपर्टीज़ बयान करते थे तो उसका तो कोई मुकाम था। इस किस्म की राय का कि कोई फलां को मिलना चाहता है कोई, ये तो कोई तजर्बाकारी नहीं है, ये तो एक तजर्बाकारी का एक जो है वो रूप दाड़ के ये किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता, इनको चाहिए किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें, ठीक है, और उसकी तरफ से ये अपना मौक़िफ़ दिया करें।
इस किस्म की बात करके ये इबहम क्रिएट करते हैं, शख्सियात को मजरूह करने की कोशिश करते हैं। ये काबिल मजम्मत बात है। ये इनका मनसब जो रहा है उसको अगर ये इज्जत चले बहरहाल रखना चाहते हैं तो इस किस्म की बातों से इज्तनाब करें। बहरहाल उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये बातें मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताई हैं। एक वक्फा यहाँ पे लेते हैं और वक्फे से पहले मैं आपको एक अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने एक बाकायदा बयान जारी किया जो मेरे पास मौजूद है, और उस बयान में कहा है कि कुछ लोग ये जो दावा कर रहे हैं कि दफ्तर ख़ारजा ने जो साइफ़र यानी कि जो मरासला अमेरिका से आया था मार्च के महीने में, वो वज़ीर आज़म से और वज़ीर ख़ारजा से छुपाया था। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। और दूसरी अहम बात आपको ये बतानी है कि आज लाहौर में हुकूमती इत्तेहाद की जो जमातें हैं, इनके सरबराहों का इजलास हुआ जिसमें यह फ़ैसला किया गया है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और इलेक्शन जो है वो मुकर्ररा वक्त पर ही होगा। इस इजलास में तमाम जमातें मौजूद नहीं थीं, और जो जमातें वहाँ पे मौजूद नहीं थीं उनके जो सरबराहान हैं उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुछ मुतालबात किए हैं। उनके बारे में मैं आपको वक्फे के बाद बताऊँगा। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। और मैंने आपको ये बताना है कि आज जो लाहौर में सरबराही इजलास हुआ उसमें ये फ़ैसला तो कर लिया गया कि ये असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी और ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि BNP मैंगल के सरबराह जनाब अख्तर मैंगल साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा किया है कि चंद दिन पहले ज़ियारत में जो एक मुकाबला हुआ और पाकिस्तानी फ़ौज के एक कर्नल साहब थे जो कर्नल लईक साहब, उनको अगवा करने वाले जो लोग हैं उन्होंने उनको शहीद कर दिया। और उसके बाद दावा ये किया गया कि वहाँ पे एक मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में 9 अफराद मारे गए हैं। अब वो जो लोग मारे गए हैं तो अख्तर मैंगल साहब का ये दावा है कि इन मारे जाने वालों में 5 अफराद पहले से सरकार की हिरासत में थे, उनको उठाया गया था। उसका सबूत उनके पास मौजूद है कि किस आदमी को कब किस दिन कहाँ से उठाया गया और फिर उसको रिपोर्ट किया गया बाकायदा, और उनके जो लवाकीन हैं वो मिसिंग पर्सनस के कैंप में बैठे हुए थे। ये 5 अफराद अख्तर मैंगल साहब के बकौल सरकारी हिरासत में थे। इनको मार के इनकी लाशें वहाँ फेंकी गई हैं। तो उन्होंने अख्तर मैंगल साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा किया है कि जो ज़ियारत में जो लोग मारे गए हैं इनके मारे जाने की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। और अख्तर मैंगल साहब ने ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि ये इंक्वायरी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से करवाई जाए। तो ये अख्तर मैंगल साहब का आज मुतालबा है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को पहुंचा दिया है। और अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ख़ुद ही किसी मुनासिब वक्त पे ऐलान करेंगे कि उन्होंने ये इंक्वायरी कब करानी है। और आप जानते हैं कि अख्तर मैंगल साहब इमरान खान साहब के साथ भी थे और उनके साथ भी मिसिंग पर्सनस के इशू पे उनकी अलहदगी हुई थी। 4 वोट हैं उनके और शहबाज शरीफ साहब की अक्सरियत 2 वोटों की है। तो अगर अख्तर मैंगल साहब का मुतालबा पूरा नहीं होता तो फिर आप खुद सोच लें। लिहाजा ये अगर लाहौर में अगर जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक ऐलान कर दिया है तो ये ऐलान जो है इसकी एक अपनी अहमियत है, लेकिन जो अख्तर मैंगल साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा किया है उसकी एक अपनी अहमियत है और उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मोहसिन राजा साहब, मुझे ये मालूम हुआ है कि आप तो इस वक्त लंदन में हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो अख्तर मैंगल साहब ने मुतालबा किया है शहबाज शरीफ साहब से, तो शहबाज शरीफ साहब को इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो जाहिर है एक फैसला, इस किस्म का फैसला है जिसमें मुशावरत भी होगी और एक जुडिशल कमीशन का उनका मुतालबा है। तो इसमें काबीना का भी जो है फैसला आएगा और इसमें देखा यही जाएगा कि मुतालबा जहां तक उनके जो अख्तर मैंगल साहब के रिजर्वेशन हैं और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी सियासी जमात को लीड कर रहे हैं और उनकी बात को सुना भी जाना चाहिए और उनका जो मुतालबा है उनके मुतालबे को सामने रखते हुए उसके ऊपर जुडिशल कमीशन जो है उसका क़याम भी जरूरी है। अब जुडिशल कमीशन और जो है इसका जो क़याम होता है ये एक कानून के नीचे किया जाता है, तो उसके हवाले से आप जो ये जुडिशल कमीशन है इसके लिए हुकूमत वक्त जो है वफाकी हुकूमत ये भेजेगी जो अख्तर मैंगल साहब जिस तरह मुतालबा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद जो है वहाँ पे इसका फैसला किया जाएगा। जो ये जुडिशल कमीशन है
ये कौन इसको लीड करेगा और इसके बीच में इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, तो ये इस तरह से होगा। लेकिन अख्तर मेंगल साहब की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे अहलाए हैं और यकीनी तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं, क्योंकि मैं इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हूँ और ये एक नई डेवलपमेंट हुई है, तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अख्तर मेंगल साहब का बहुत एहतराम भी करते हैं और उनका हमारी जमात में भी उनका एक, और खासतौर पर बलूचिस्तान की जो सियासत है उसमें भी उनका एक कद काट है, तो उनकी बात को बिल्कुल किसी तौर पे भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और उनकी बात के ऊपर यकीनी तौर पे एक अच्छा फैसला सामने आएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि चले आप पाकिस्तान में नहीं, आप लंदन में हैं, आप नवाज शरीफ साहब के पास हैं और मेरी इतला के मुताबिक काफ़ी मुलाकातें भी आपकी नवाज शरीफ साहब से हो चुकी हैं। उनका क्या ख्याल है, नवाज शरीफ साहब की राय हमारे सामने नहीं है, उनका क्या ख्याल है कि क्या मौजूदा हुकूमत जो है इसको कंटिन्यू करना चाहिए और क्या असम्बलियाँ तोड़े बगैर पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, जहां तक जो असेंबलियों का सवाल है और हुकूमत का सवाल है, नवाज शरीफ साहब जाहिर है क्योंकि ये एक अलायंस है और जिस अलायंस के बीच में हम बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून की अकेली गवर्नमेंट नहीं है मरकज में जिसकी बुनियाद पर हम हुकूमत कर रहे हैं और हमें हर फैसला करते हुए अपने अलायंस को सामने रखना पड़ता है, उनकी बातों के मुताबिक आगे चलना पड़ता है। नवाज शरीफ साहब की जो राय थी जब ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ, तो जो हमारे तरफ एक राय चल रही थी और जिसका इजहार भी होता था वो इंतखाबात का था। हमारा उस वक्त इंतखाबात में जाने का एक मौक़िफ़ जो था वो सामने आ रहा था, लेकिन उसके बाद जब एलाइज आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त तनहा छोड़ना, इस वक्त अगर पाकिस्तान के मुफाद में ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान को छोड़ा जाए, पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, IMF पाकिस्तान से बात नहीं करेगा, कोई ये जो माशी सूरत हाल है ये बेहतर नहीं होगी, पाकिस्तान का दिवालिया हो सकता है, पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा सकता है, तो फिर जाहिर है उस वक्त एलाइज के जब ये सारे मुतालबात सामने रखे गए और ये गुफ्तगू हुई, तो उसके बाद जो था ये फैसला हुआ कि हुकूमत करेंगे। और खासतौर पर जब इमरान ने कहा, इमरान न्याजी ने, कि वो इस्लामाबाद आ रहा है और वो धरना देंगे डी चौक में और वो इस्तीफे लेकर जाएंगे, तो आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में तो उन्होंने कितना बड़ा 100 कुछ दिनों का धरना दिया था और उसके दौरान भी वो नवाज शरीफ साहब से इस्तीफा लेने में नाकाम हुए थे जब उन्होंने पार्लियामेंट पे भी और वज़ीर आज़म हाउस पे भी। साहब मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, आज डॉलर 224 पे पहुंच गया है, तो नवाज शरीफ साहब के ख्याल में इसका क्या हाल है? देखें, अभी तक तो इस पे गुफ्तगू और मुशावरत चल रही है। वो जरूर ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो है उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, उसमें बेहतरी की जा सकती है, तो फिर तो हुकूमत जो है उसको लेके आगे चलना मुनासिब है। और अगर ये सूरत हाल जो है इसके अंदर माशी जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी जो है वो नहीं लाई जा सकती और हालात जो है वो इसी तरह से आगे बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि अगर सियासी इस्तेहकाम जो है वो नहीं पैदा होता नजर आएगा तो फिर अभी उसके ऊपर मजीद अभी मुशावरत का अमल जारी है। लेकिन वो यकीनी तौर पर ये सोच रहे हैं कि हुकूमत में रहने का जो मकसद है वो तब है कि अगर हम आवाम को रिलीफ दें। अगर आवाम को सस्ता पेट्रोल देना है तो फिर हुकूमत में रहना चाहिए, अगर आवाम के लिए महंगाई कम करनी है तो फिर हुकूमत में रहना चाहिए। तो राजा साहब इस हकीकत से तो आप इनकार नहीं करेंगे कि अगर मिफ्ता इस्माइल साहब इस हुकूमत के वजीर खजाना है तो ना तो पेट्रोल सस्ता होगा और ना ही बिजली सस्ती होगी, कोई और अगर आएगा तो शायद रिलीफ मिल जाए आवाम को। और मुझे पता है कि आप मेरे से इत्तेफाक करते हैं लेकिन आप पब्लिकली नहीं कहेंगे। देखिए, जहां तक इस चीज का सवाल है, हमें ये वाज़ेह तौर पे चीज सामने आ चुकी है कि हमें इमरान न्याजी ने या उनके लोगों ने, उनके साथियों ने नहीं इलेक्शन हराया, हमारा मुकाबला महंगाई से था। और ये इलेक्शन अगर हम हारे हैं तो ये जो महंगाई हुई है, जो तेल की कीमतें एकदम बढ़ाई गई हैं और ये जो पाकिस्तान में महंगाई हुई है, इसकी वजह से हमारी सीटों पर हमारे लिए ये मुश्किलात जो हैं ये खड़ी हुई हैं और हमें ये इलेक्शन में नाकामी का सामना अच्छा शुएब शाहीन साहब आप क्या कहेंगे कि ये जो अख्तर मेंगल साहब ने मुतालबा किया है शहबाज शरीफ साहब से, आज के दिन इसकी क्या अहमियत है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक बात मैं राजा साहब की बात करके, ये जो इन्होंने मार्च किया था ना, मार्च में ही मार्च किया था, उनका टाइटल था महंगाई मुकाओ मार्च। भाई महंगाई तो आपने वो कर दी है कि जो हम सोचों से भी बढ़कर, और फिर 3-4 महीनों में अगर उस वक्त फ्रेश इलेक्शंस हो जाते, देखिए ना, आप ये मुल्क बचाने आए थे ना, फ्रेश इलेक्शंस हो जाते अगले 5 साल के लिए जो भी हुकूमत आती,
तो कम से कम उसके साथ IMF भी बात करता, उसके साथ कोई हमसाया ममालिक भी बात करते, कुछ सिचुएशन चेंज होती। और हमारी जब तक देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को आप भूल जाएं। जो मैंगल साहब ने मुतालबा किया है, मैं कहता हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंगल साहब बड़े प्रिंसिपल मैन आदमी हैं, वो कभी अपनी बात जो उन्होंने बात की है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर जुडिशल कमीशन ये नहीं बनाते, जिसका ज़्यादा इम्कान है कि शहबाज शरीफ साहब नहीं बनाएंगे, तो यही मैंगल साहब के ये जो 4 वोट हैं उसके गले पड़ेंगे और ये डिसॉल्व असम्बली की तरफ जाएंगे। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता इमरान खान अब आके बैठ जाए, वो कहे जी अब मैं हुकूमत करने लगा हूँ, वो तो मुमकिन नहीं है। अब ये जिस दिन वो पीछे हटते हैं तो असम्बलियाँ फारिग होती हैं। इतवाद का वोट कहने के लिए एक दिन कहे प्रेसिडेंट साहब, अगले दिन इनके पास बंदे पूरे नहीं होने, क्योंकि वो जो इन्होंने इकट्ठे किए थे सिंध हाउस में लौटे, वो तो गए फारिग। कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस वक्त आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह आएगी? अब 2-3 दिन के बाद जब चीफ मिनिस्टर पंजाब चेंज होगा तो क्या सूरत बनेगी? फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से क्या आज दावा किया, जरा सुने फवाद चौधरी साहब का दावा। 22 तारीख को पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी और 23 तारीख को हम राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगा सकते हैं। यही हाल अता तारड़ का भी है। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो भी, जिस तरह अली अमीन गंडापुर को इन्होंने वहाँ पंजाब में दाखिले पे रोका, अगर उनको भी जो है वो कहा जा सकता है कि वो भी गौर कर लें। और अगर उन्होंने भी राना सनाउल्लाह और अता तारड़ वगैरह के दाखिले पे पाबंदी लगा दी तो फिर इन्हें मेरा ख्याल है यहाँ गेस्ट हाउस किराए पे इस्लामाबाद में लेके रहना पड़ेगा। मैं कामल अली आगा साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपकी पार्टी का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा पंजाब में, और बकौल फवाद चौधरी साहब के उसके बाद अगले ही दिन 23 जुलाई से राना सनाउल्लाह और अता तारड़ के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लग जाएगी, और वो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी ये कर सकती है, तो अगर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला के 2 सूबों में दाखिले पर पाबंदी लग जाएगी तो फिर सियासी फ़ज़ा जो है उसमें तो मज़ीद गर्मा गर्मी हो जाएगी, इस्तेहकाम तो नहीं आएगा, तो ये फिर डॉलर नीचे कैसे आएगा? ये मुझे नहीं लगता कि ये किसी किस्म की भी जो सियासी इस्तेहकाम है वो लाने की इनकी नीयत है। इनके अपने मफादात हैं, ज़ाहिर है इन्होंने जो प्रायोरिटीज़ रखी हुई हैं वो सारी की सारी अपने मफाद में रखी हुई है। नैब कवानीन को जिस तरीके से इन्होंने बूंदे तरीके से बदला और वो साबित हो गया, अब आवाम के सामने है। देखें, इनकी कोई प्रायोरिटी ये नहीं है कि मुल्क के अंदर कोई इस्तेहकाम हो, इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है कि मुल्क के अंदर कोई मुआशी इस्तेहकाम आए। ये डॉलर की कीमत जो है वो कहाँ गया इसहाक डॉलर? अभी आप शाहनवाज से पूछते ना कि वो उसकी क्या राय है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, तो शाहनवाज की मुलाकात हुई होगी इसहाक डॉलर साहब से, तो पूछते ना कि ये डॉलर कैसे, वो तो बहुत एक्सपर्ट है ना। एक दिन के अंदर इन्होंने 15 रुपये डॉलर जो है बढ़ाया था, आपको याद है, और फिर 2 दिन के बाद जो है वो अपनी परचेज किए हुए डॉलर बेचने के बाद 15 रुपये गिरा दिया था। तो ये एक्सपर्टीज़ इनके पास है, ये अपने इंटरेस्ट में बढ़ा रहे होंगे या अपने मफाद में बढ़ा रहे होंगे। इनको ना इकॉनमी का, ना हमारी मुल्क का, ना कुछ सियासत का इनको कोई परवाह नहीं। सारे फैसले वो करेंगे जो इनके मफाद में होंगे। जितना मर्जी ये अदम इस्तेहकाम पैदा करके फ़ायदा उठाएंगे तो उठाएंगे। आपने देखा नहीं इलेक्शन के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या फैसला किया और इन्होंने क्या किया इस मुल्क के अंदर। ये फवाद चौधरी का जवाब वही है ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर्स की कंटेम्प्ट की इन्होंने, ये पाबंदियां लगा के। अच्छा, ये पाबंदियां लगाना जो है ये किसी मुल्क में ऐसा कभी हुआ है कि आजाद शहरी मुल्क के अंदर पाबंदी लगा दी जाए? और भी बात है, बदमाश थे, वो गुंडे थे, क्या थे? ये फवाद चौधरी साहब ने तो ये बात की है ना, लेकिन शहबाज गिल साहब ने इससे आगे की बात कर दी है, जरा उनकी भी बात सुन लें। मैं अपनी पार्टी से ये गुजारिश करने जा रहा हूं कि जिस दिन हमारी हुकूमत आए, असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हो, दोनों के खिलाफ राव सरदार और कामरान जो चीफ सेक्रेटरी हैं, दोनों पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, अगर असेंबली ने करारदाद पास कर दी, पंजाब असेंबली ने करारदाद पास कर दी और आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने की रेजोल्यूशन पास हो गई, तो कानून क्या कहता है? आप तो कानूनदान भी हैं। देखिए, आर्टिकल 6 की अगर बात करते तो आर्टिकल 6 तो पहले जो ये लेक्चर दे रहे हैं, आर्टिकल 6 सबसे पहले तो इनके ऊपर लगनी चाहिए
क्योंकि जो इन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ काम और हरकत की है, वो हरकत तो पाकिस्तान की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं बनती। इस तरीके से आप कभी भी किसी भी सरकारी अफसर पे अगर वो अपना काम कर रहा हो और वो इन द लाइन ऑफ हिज ड्यूटी अपने ऑर्डर जो है एज पर लॉ एज पर रूल जो है अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा, तो उसके ऊपर शहबाज गिल साहब के कहने के ऊपर तो आर्टिकल 6 नहीं लगाई जा सकती। शहबाज गिल साहब जरूर एक इमरान खान साहब के एक जाती उनके सेक्रेटेरिएट स्टाफ से उनका ताल्लुक होगा, लेकिन वो कुछ सियासी शख्सियत नहीं है। मेरे ख्याल से उनको आर्टिकल 6 का लफ्ज इस्तेमाल करना तो उनको जरा आसान लगा है, लेकिन जब आर्टिकल 6 लगता है तो उनको पता लग जाएगा कि लगता किस तरह से है। और वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी रोशनी में कासिम सूरी साहब, फवाद चौधरी साहब, इमरान न्याजी साहब और साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली जो उनके ऊपर आर्टिकल 6 की जो कार्रवाई है मैंने फौरी तौर पे यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह। मैंने 2-3 दिन पहले इमरान खान साहब की मौजूदगी में PFUJ के सेमिनार में ये कहा था कि कोई भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगाए तो आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने का मुतालबा करना बड़ा आसान है, लेकिन ये मेरा ख्याल है ये रवायत बंद होनी चाहिए। तो अगर शहबाज गिल साहब भी अगर धमकी दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये गलत धमकी है। और अगर कोई कह रहा है जी कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए या शहबाज शरीफ गद्दार है या एहसन इकबाल गद्दार है, तो ये भी बात गलत है। लेकिन एक मामला बड़ा ही अहम है, उस पर मैं ये जो मेरे मेहमान हैं, क्योंकि कामिल अली आगा साहब भी वज़ीर कानून रहे हैं, शुएब शाहीन साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं और रंजा साहब आप तो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो एक बड़ा अहम कानूनी मामला है, इसमें मैंने आपसे बात करनी है एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने एक दावा किया, सुने उन्होंने क्या कहा। मेरे घर में मेरे बेडरूम में एक कॉफ़ी टेबल है, एक हमारी डोमेस्टिक वर्कर जो हैं उसकी ज़ोर से टक्कर लगी उस टेबल पे, तो नीचे ये देखें ये डिवाइस निकला जो इससे यूं टेबल के अंदर को लगा हुआ था। ये वॉइस रिकॉर्डर है और ये है अमेरिकन मॉडल है ये। तो सवाल ये उठता है, सबको पता है आइन आर्टिकल 14(1) है, ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। मेरे बेडरूम में किसने ये लगाया, किस एजेंसी ने? जी शुएब शाहीन साहब, बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके टेलीफोन टेप हो रहे हैं और आप शीरीन मज़ारी साहब उन्होंने दावा किया कि उनके बेडरूम के अंदर टेबल के नीचे ये एक डिवाइस लगी हुई थी। तो ये आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है, इस पर क्या उनको लीगल एक्शन क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो है लीगल एक्शन, ये जाएं कोर्ट में जाएं उनके ख़िलाफ़ एक्शन करें, क्योंकि ये किसी इंसान की प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है, ये उसकी विदाउट कंसेंट ये जो कुछ किया है उन्होंने। लेकिन बात यह है कि ये साबित कैसे करेंगे कि ये किया किसने है। जुर्म तो ये है, जुर्म तो ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके पास एविडेंस है कि ये किसने लगाया, ये पता है उनको। ये अगर पता है तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। कोर्ट जो है वो उसमें आगे चल सकता है ना कि उसने किसके कहने पे लगाया है, ठीक है, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। लेकिन वो पुलिस में इसीलिए नहीं गई कि पुलिस जो है वो फिर उसी नहीं, लेकिन इंडिविजुअल के साथ कुछ और भी कर सकती है। हाँ, ये बात, ये तो बहुत अफसोस की बात है। वैसे मैं कहता हूँ कि इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि अगर सिर्फ ये एक इंसान की प्राइवेसी का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के कई लोगों के यहाँ होगी जिनको पता ही नहीं है। अच्छा, अब मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि यकीनन पाकिस्तान में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर चला गया और रुपया जो उसको मलिया मेट कर दिया डॉलर ने। लेकिन जो दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा कमज़ोर करेंसी वेनेजुएला की है, उसके बाद ईरान किया, फिर वियतनाम किया, फिर इंडोनेशिया किया है। इंडोनेशिया की करेंसी का नाम भी रुपया है। फिर उज़्बेकिस्तान किया, फिर सेरेलोन किया, गयाना, लाओशियन, पैराग्वे और कंबोडिया। तो ये दुनिया की 10 कमज़ोर तरीन करेंसी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान की करेंसी रुपया जो है वो कमज़ोर तरीन करेंसी में शामिल नहीं हुई। लेकिन ये हुकूमत जो है, इससे गुजारिश है कि आप ज़रूर फ़ैसला करें, जो भी आपने करना है सरबराही इजलास में, आप जो भी फ़ैसला करना चाहते हैं करें। लेकिन ज़रा ये भी देख लें कि फ़ैसला जो है आपका, उससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर होगी या मज़ीद कमज़ोर होगी। और अल्लाह ना करे कि डॉलर अगर 224 रुपये पे पहुँच गया तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की करेंसी कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों के बाद दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसियों में शामिल हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।